प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की रणनीति पर खुलकर चर्चा हुई। कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और भारत में ये अब भी तेजी से फैल रहा है। ये बातचीत सोमवार सवेरे 10 बजे शुरू हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस बातचीत में 40 दिनों के लॉकडाउन से कैसे बाहर आया जाए, इस पर चर्चा हुई। कई राज्यों के अधिकारियों ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग करेंगे। राज्यों के बीच इस बात को लेकर भी एक राय बन रही है कि भले ही पाबंदियों में थोड़ी बहुत छूट दी जाए, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने पर पाबंदी जस की तस बनी रहनी चाहिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश ने पहले ही फैसला कर लिया है। शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी, इसकी पूरी संभावना है। राज्यों के बीच यातायात बंद रहना चाहिए, कई राज्यों का यह भी मानना है। हाँ, इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस बात को लेकर कई राज्य एकमत नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलना कोई आसान नहीं है और राज्यों की मेडिकल टीम ने दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि वो लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री के सामने रखें। केजरीवाल पहले भी ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन को अचानक खोल देने से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से फैल सकते हैं। भारत में पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था और इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। मौजूदा लॉकडाउन की जो मियाद है वो आगामी 3 मई यानी रविवार को खत्म हो रही है। इसके बाद सोमवार से क्या होगा, इस बारे में चर्चा अभी से चल रही है। भारत सरकार और दूसरे राज्य मिलकर रणनीति बना रहे हैं। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के आखिर में एक बार फिर संबोधित करके बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश की आगे की रणनीति क्या होगी। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और जब ऐसी महामारी सामने आती है तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टेस्ट किए जाएं और तेजी से किए जाएं। लेकिन क्या हम वायरस से भी तेज हो सकते हैं? कोविड-19 के दौर में टेस्टिंग से ही पता चल सकता है कि कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन हर देश में टेस्ट उतनी संख्या में नहीं हो रहे और न ही टेस्टिंग हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसके पीछे कई कारण हैं। वक्त, संसाधन, सैंपल कलेक्ट करने की समस्याएं, टेस्ट किट और टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट्स की कमी। फिलहाल कई देश धीमी शुरुआत के बाद अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पर ये टेस्ट की संख्या बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि कोविड-19 टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें बहुत सी चीजों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो ये कि पर्याप्त टेस्ट किट होने चाहिए। नाक का सैंपल लेने के लिए लंबे स्वैब और केमिकल्स चाहिए। फिर इन्हें ट्रेंड लैब टेक्नीशियन के पास भेजा जाता है जो पीसीआर मशीन पर इन सैंपल्स को परखते हैं। फिर सही लोगों तक रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने का काम। जिन लैब्स में पहले रिसर्च हो रहा था अब वहाँ टेस्ट हो रहे हैं। इन लैब्स पर जिम्मेदारी है कि वे ठीक से टेस्ट करें और साथ ही साथ मरीज की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करें और फिर रिजल्ट भी हेल्थ वर्कर्स को रिपोर्ट करें। टेस्ट किट के लिए रॉ मटेरियल मिलना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि वे सब सही मात्रा में मिक्स किए गए हों। हर ब्रांड के टेस्ट में कम से कम 20 केमिकल्स होते हैं। ये किसी दवाई बनाने जैसा ही काम है। टेस्ट करना आसान है लेकिन इसे बनाना मुश्किल। टेस्ट की शुरुआत सैंपल कलेक्ट करने से होती है। पहले संभावित मरीज के नाक से स्वैब लिया जाता है। ये कोई ईयरबड जैसा नहीं होता, ये पतली सी लंबी स्टिक होती है जो कान तक जा सकती है। ये कॉटन की नहीं, नायलॉन या फोम की बनी होती है। तो एक समस्या तो इन स्वैब्स को बनाने में ही हुई। इटली की एक कंपनी ये स्वैब बनाती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रोडक्शन बंद था तो सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। एक और जगह एक कंपनी में वर्कर्स की कमी थी, इसलिए इन स्वैब्स का मिलना भी दुर्लभ हो गया। साथ ही वेंडर्स अब 10 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब अगला स्टेप, सैंपल वाले इस स्वैब को लैब में लाया जाता है। ट्रेंड लैब टेक्नीशियन को इसे बायो सेफ्टी हैजर्ड बॉक्स में रखना होता है, यानी ऐसा बॉक्स जिससे वायरस बाहर ना जा सके। ऐसा करते हुए टेक्नीशियन को प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना भी जरूरी है। ये प्रोसेस काफी खतरनाक होता है। एक बूंद गिरना भी खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ एक बूंद में लाखों वायरस हो सकते हैं जो लैब और लैब वर्कर को संक्रमित कर सकते हैं। हो सकता है गलती से किसी और सैंपल में मिल जाए। मतलब एक गलती बहुत कुछ बदल सकती है। कई देशों में इतनी स्किल से काम करने वाले एक्सपर्ट टेक्नीशियन बहुत कम है। टेस्ट करने के भी 2 फेज होते हैं। पहला, स्वैब पर लगे सैंपल को निकालना और फिर डिटेक्ट करना कि वायरस है या नहीं। डिटेक्शन में भी वक्त लगता है और एक्सपर्ट लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। टेस्ट ना होने से भी ज्यादा बुरा है कि टेस्ट गलत हो जाए।
कई बार एक बीमार व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। कैसे? क्योंकि कई बार मरीज के फेफड़ों में वायरस होता है और नाक में नहीं होता, इसलिए स्वैब पर नहीं चिपकता, या कई बार सैंपल ही ठीक से नहीं लिया गया होता। फिलहाल ज्यादा चर्चा एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर हो रही है। इस टेस्ट से पता चलता है कि किसी को पहले संक्रमण हो चुका है और उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी भी बन गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एंटीबॉडी बनने के बाद फिर से वायरस का संक्रमण उस व्यक्ति में नहीं होगा। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट तैयार करना भी चुनौती भरा है। इसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि कोविड-19 के खिलाफ बना इम्यून सेल ही पकड़ में आए, ना कि कोरोना वायरस के जैसे किसी और वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ बना इम्यून सेल। फिलहाल भरोसेमंद एंटीबॉडी टेस्ट मौजूद भी नहीं है। यूके ने लाखों एंटीबॉडी टेस्ट खरीदे लेकिन वे खराब निकले। भारत ने भी रैपिड टेस्ट किट मंगाए लेकिन कुछ राज्यों की तरफ से शिकायत आई है कि वे ठीक काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात जो इस महामारी से सीखने वाली है वो ये कि पूरे विश्व को खुद को इन खतरनाक वायरस के लिए तैयार करना होगा। उस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जल्दी कारगर टेस्ट तैयार किया जा सके और जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सके। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर दक्षिण कोरिया ने विराम लगा दिया है। दक्षिण कोरिया ने CNN से कहा है कि किम जोंग उन जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के विदेश मामलों के सलाहकार मून जुंग-इन ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी सरकार इस बात की पुष्टि करती है कि किम जोंग उन जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। वो 13 अप्रैल से उत्तर कोरिया के वोनसन इलाके में रह रहे हैं, इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। 15 अप्रैल को किम जोंग उन अपने दादा के जन्मोत्सव पर शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद से ही उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार आखिरी बार 11 अप्रैल को किम जोंग उन एक पोलित ब्यूरो की बैठक में शामिल हुए थे। पिछले हफ्ते CNN ने रिपोर्ट की थी कि किम जोंग उन की हालत एक सर्जरी के बाद गंभीर है। उत्तर कोरिया पर केंद्रित दक्षिण कोरिया के ऑनलाइन अखबार डेली NK ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ज्यादा स्मोकिंग, मोटापे और ज्यादा काम करने की वजह से प्रभावित हुए किम जोंग उन के हृदय का इलाज चल रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था किम का यांगसांग काउंटी के कोठी में इलाज चल रहा है। अखबार की साइट के मुताबिक किम की हालत में सुधार होने के बाद उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम के ज्यादातर सदस्य 19 अप्रैल को प्योंगयांग लौट आए हैं, जबकि कुछ अभी भी उनके पूरे ठीक होने तक वहीं बने रहेंगे। CNN इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। रविवार को उत्तर कोरिया के एक अखबार ने कहा कि किम ने उन सभी को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उत्तर कोरिया के शहर समजियो को फिर से बनाने में मदद की है। CNN रविवार की इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता कि वाकई में किम ने खुद ये धन्यवाद दिया है या नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर कोरिया के नेता के स्वास्थ्य को लेकर खबरें आने के बाद वहां के मीडिया ने किम की गतिविधियों की रिपोर्ट दी हो। उत्तर कोरिया अपने नेता की किसी भी जानकारी को लेकर नियंत्रण रखता है। उन्हें शहर में किसी देवता की तरह लिया जाता है। सरकारी मीडिया से उनकी गैर मौजूदगी अक्सर उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें और अफवाहों को जन्म देती है। उत्तर कोरिया में कोई स्वतंत्र प्रेस नहीं है और जब भी देश के नेतृत्व की बात आती है तो अक्सर एक ब्लैक होल ही दिखता है। विश्लेषक बहुत हद तक सरकारी मीडिया से मिलने वाली जानकारियों और प्रोपेगेंडा पर निर्भर रहते हैं। उत्तर कोरिया के मामलों को प्रमुखता से उठाने वाली एक वेबसाइट ने शनिवार को वोनसान शहर में खड़ी एक ट्रेन की तस्वीर डाली है, जिसे विशेषज्ञ संभवतः किम जोंग उन से संबंधित ट्रेन बताते हैं। बताया गया है कि 12 अप्रैल से ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है। 38 नॉर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन की मौजूदगी इस बात का प्रमाण नहीं है कि किम जोंग उन वोनसान में ही है, लेकिन ये उन रिपोर्ट्स को हवा देती है कि वो इस क्षेत्र में ही रुके हुए हैं। उत्तर कोरिया के मामलों पर 38 नॉर्थ विश्लेषण प्रकाशित करता है और वॉशिंगटन DC स्थित थिंक टैंक हेनरी L. स्टिम्सन का एक प्रोजेक्ट है। इस वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी है कि जो ट्रेन वोनसान में खड़ी है उसका इस्तेमाल किम का परिवार करता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के अनुसार 15 अप्रैल तक इस इलाके में ये ट्रेन नहीं थी। ये 21 अप्रैल से पहले किसी दिन यहाँ आई है और 23 अप्रैल को यहाँ से रवाना होने के लिए इसकी जगह बदली हुई दिखी है। वेबसाइट के मुताबिक वोनसान के आलिशान परिसर में 9 बड़े बड़े गेस्ट हाउस, एक मनोरंजन का केंद्र, किम के सत्ता में आने के बाद बनी एक बड़ी इमारत, एक सुरक्षित बंदरगाह, एक शूटिंग रेंज और एक छोटा रनवे है, जिसे 2019 में घुड़सवारी के ट्रैक में तब्दील कर दिया गया। किम को घुड़सवारी का शौक है। बचपन में यहाँ के समुद्री तट पर किम ने अपनी गर्मियां बिताई हैं। अक्सर वो यहाँ मजे लेने आया करते थे। किम हालांकि अक्सर जहाज या सड़क के रास्ते वोनसान आते रहते हैं।